बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन से करते हैं। तो बात करते हैं कि कब आएगी पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त। जानिए लेटेस्ट अपडेट में, आगे बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। बिहार में बवाल, विधानसभा में जोरदार हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में बेहतर मध्याह्न भोजन के लिए 621 पदों पर होगी बहाली, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी। शराब के नशे में स्कूल में हंगामा कर रहे धराए हेड मास्टर, लुंगी पहनकर कर रहे थे डांस, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के कटिहार, अररिया, समस्तीपुर और बेतिया में ठनका से 4 लोगों की गई जान, मचा कोहराम। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगी टूट, सुशील कुमार मोदी ने भविष्यवाणी के पीछे बताई ये बड़ी वजह। इस्तीफे की मांग पर बोले तेजस्वी, जब ले रहा था उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तब भी चार्जशीट, उस समय क्यों नहीं उठाई गई ये मांग। बिहार में सब्जियों के बाद अब मसाले और दालों की कीमतों में लगी आग, जाने कितने बड़े दाम। किशनगंज में भारी बारिश, टूटा कई सालों का रिकॉर्ड, जानिए कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश। कोसी में उफान, आफत में जान, सरकार से मदद की आस। नीतीश का शिक्षक भर्ती नियमावली की समीक्षा का भरोसा, उधर आंदोलनकारियों पर एक्शन की तैयारी। गर्मी की छुट्टी के होमवर्क ने बच्चों को टेंशन में डाला, 55% बच्चे मानसिक तनाव का शिकार, स्टडी में हुआ खुलासा। के पाठक का बड़ा आदेश, ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षकों को सस्पेंड करने का निर्देश। दोस्तों अब बात विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के विधानसभा मार्च के दौरान डाक बंगला चौराहे पर जमकर के बवाल हुआ है। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। उस दौरान पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। वहीं इसी दौरान मार्च में पुलिस के द्वारा बरसाई गई लाठियों से घायल एक बीजेपी की नेता की जान चली गई है। बीजेपी नेता ने पीएमसीएच में दम तोड़ दिया है। बताया जाता है कि बीजेपी नेता जहानाबाद के प्रदेश महासचिव विजय कुमार सिंह पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें उनका सिर फट गया। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की जान चली गई। इस घटना से बीजेपी नेताओं के बीच हरकत मच गया है। इस घटना से वे काफी आहत है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की है, इसे नीतीश सरकार की तानाशाही बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की चेतावनी का असर शिक्षा विभाग में दिखने लगा है। अब सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अचानक बढ़ गई है। जो शिक्षक सप्ताह में 2-3 दिन गैर हाजिर रहते थे, अब वे भी नियमित रूप से स्कूल जाने लगे हैं। जब लोगों के अनुसार शिक्षक शुक्रवार को ही स्कूल से भाग जाते थे और सोमवार को दोपहर तक आते थे, लेकिन अब वे नियमित रूप से आने लगे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर के बीजेपी के कल के विधानसभा मार्च में भी शिक्षक बहुत कम दिखे। इस प्रदर्शन में शिक्षक संघ ने भी शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी करके 13 जुलाई को स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दिया। के पाठक के इस आदेश की वजह से मार्च में शिक्षक नहीं दिखे। के पाठक के इस आदेश पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मोहम्मद बिन तुगलक की सरकार है। एक तरफ सीएम शिक्षकों से संवाद करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ अधिकारियों से फरमान जारी करवाते हैं। निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार सरकार के आदेश से ये प्रतीत होता है कि सरकार ने शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ करके रखा है। निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार की जनता आगे आकर के छात्र, युवाओं, शिक्षकों का साथ दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर, पटना, भागलपुर समेत 5 जिलों में
कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक, बेकरी आदि की फैक्ट्री लगाई जाएगी। इसके लिए निवेश प्रस्ताव आए हैं। खबर के अनुसार निवेश प्रस्ताव परिषद ने बिहार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक के 19 निवेश प्रस्ताव को वित्तीय क्लियरेंस दे दी है। जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को धरातल पर उतारा जाएगा और अलग अलग जिलों में यूनिट लगाई जाएगी। बिहार के जिन जगहों में यानी कि बिहार के जिन जिलों में निवेश होगा वह है बक्सर, जहां बक्सर जिले के ब्रह्मपुर क्षेत्र में वाइल्ड राइस के लिए 10 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव आया है। वहीं पटना जिले के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्वीट बेकरी और नमकीन उत्पादन के लिए 10 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। वहीं पर गया जिले में आलू चिप्स उत्पादन के लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। वहीं पर वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन, कुरकुरे, पोटैटो चिप्स बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। भागलपुर बराड़ी औद्योगिक क्षेत्र में फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि शादीशुदा एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ प्रेम प्रसंग और कथित तौर पर ज्योति मौर्य के पति की जान लेने की साजिश के आरोप में मनीष दुबे को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, डीजी होमगार्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शिकायत के बाद हुई विभागीय जांच रिपोर्ट में डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने कमांडेंट मनीष दुबे के निलंबन और फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की थी। बताया गया है कि इस पर सरकार की ओर से संतुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई है। एएनआई के अनुसार उत्तर प्रदेश होमगार्ड के डीजी विजय कुमार ने एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले पर कहा कि डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज ने जांच के बाद भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इसके आधार पर हमने मनीष दुबे को निलंबित करने और फिर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया है। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में डीजी होमगार्ड विजय मौर्य ने यह भी बताया था कि मनीष दुबे पर लगे एसडीएम ज्योति मौर्य के पति की हत्या की साजिश के आरोपों की भी जाँच होनी चाहिए। रिपोर्ट के बाद आशंका थी कि जल्द ही होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित किया जा सकता है। मनीष दुबे के खिलाफ एक महिला होमगार्ड ने भी शिकायत की थी। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू ने गुरुवार को कहा है कि भाजपा का विधानसभा घेराव महज नौटंकी है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में भाजपा के रूप में एक नकारात्मक विपक्ष है जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ओछी और घटिया राजनीति करना है। सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है और सदन में जनता से जुड़े मुद्दों का हल होना चाहिए। भाजपा के लोग सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपने सवाल सदन में उठा सकते थे, लेकिन विधानसभा मार्च के माध्यम से ये लोग राजनीतिक नौटंकी को बढ़ावा दे रहे हैं, सड़कों पर लोट-पोट करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार भाजपा के नेताओं को चुनौती है कि केंद्र की सरकार से बिहार के हक का सवाल पूछें या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा, दरभंगा एम्स और पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला कब हल होगा, बेरोजगारी और महंगाई कब दूर होगी, गरीबों के खाते में पैसे कब आएंगे। बिहार भाजपा के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आला कमान को नाराज कर सके, इसलिए इस तरह की घटिया राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। बिहार की जनता इनके असली चेहरे और चरित्र को पहचान चुकी है और आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ कर देगी। दोस्तों अब बात करेंगे कि अपनी मांगों को लेकर के बुधवार को बिहार विधानसभा का घेराव करने राजधानी पटना में सड़क पर उतरे किसान सलाहकार पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस वालों ने सड़क पर गिरा करके लाठियां बरसाई है, जिसके बाद सारे किसान सलाहकार इधर उधर भागते हुए नजर आए। जब वहीं भागने के दौरान कुछ लोग रास्ते में गिरकर चोटिल हो गए। जिक्र किया गया है कि किसानों को बेहतर कृषि की सलाह देने वाले किसान सलाहकार लगभग 1 माह से भी ज़्यादा समय से हड़ताल पर है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं होने से नाराज बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ पटना के आह्वान पर कल बिहार के सभी जिलों से हजारों की संख्या में किसान सलाहकार विधानसभा का घेराव करने के लिए पटना पहुंचे थे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में पिछले साल अगस्त महीने में महागठबंधन की सरकार बनी है। इस सरकार में माले भी सहयोगी में भूमिका में शामिल है, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि माले के विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में कल विधानसभा के मानसून सत्र में एक बार फिर से माले विधायक ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विभाग को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल बिहार विधानसभा के अंदर पहले शिफ्ट की कार्रवाई के दौरान प्रश्नोत्तर काल में माले के विधायक रामबली सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विभाग को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है। रामबली सिंह यादव ने कहा है कि हमारे विधानसभा इलाके में कौन कौन से नाम लिया है, कई ऐसे गांव हैं जहां चलने लायक गांव की गली नहीं है, जिसको लेकर के हमने सवाल किया तो फिर जवाब दिया कि गाड़ी खरीदने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंट काम शुरू हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि जब काम आउटसोर्सिंग से करवाया जा रहा है तो फिर उनके पास तो पहले से ही गाड़ी होती है, ऐसे में उनको इसकी क्या ज़रूरत है।
दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है और देखेंगे। विधानसभा के अंदर भी और फिर विधानसभा के बाहर भी हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम लोग बिहार के जनता का हक नहीं मारने देंगे। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार भाजपा के नेता और विधानसभा के नेता विपक्ष कुमार विजय सिन्हा ने कही है। जब विजय सिन्हा ने पार्टी की तरफ से आयोजित पैदल विधानसभा मार्च को लेकर के नीतीश तेजस्वी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जो सरकार चल रही है ये चोर दरवाजे से सत्ता में आई है। जैन के उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 10 लाख नियुक्ति का झूठा वादा किया। मुख्यमंत्री ने समान काम का समान वेतन देने का झूठा वादा किया। इसके बाद अब टीचरों के हक का भी हनन किया जा रहा है। ये लोग बिहार के युवाओं को ठगने में लगे हुए हैं। आज सरकार की तमाम बातें झूठ का पुलिंदा बन गया है। ये बिहार की जनता को भ्रम में रख करके लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन अब हर समाज और फिर हर वर्ग के लोग नीतीश कुमार को समझ चुके हैं, इसलिए इनका इस बार सफाया तय है। वहीं विधानसभा में भाजपा नेता संजय सरावगी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश सरकार चार्ज सीटेड उप मुख्यमंत्री पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इन लोगों ने जो सरकारी नौकरी देने का वादा किया था उससे भी पीछे हट गए हैं। अब टीचर अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं तो फिर इन पर एक्शन लिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी 14वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म डेट सामने नहीं आ सकी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले 30 जून को किस्त के आने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, इसके बाद क्यास लगाए जाने लगे हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह या फिर 15 जुलाई तक किसान का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि जरूरतमंद किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये आर्थिक मदद सालाना मुहैया कराई जाती है। ये पैसा 2-2 हजार रुपये में 3 बराबर किस्तों में लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि पीएम किसान योजना की किस्त जारी होने में यानी कि 14वीं किस्त जारी होने का अभी तक कोई भी डेट फाइनल नहीं हुआ है। जब बहुत से लोग परेशान हैं और केडीबी लैब को सवाल कर रहे हैं कि आखिर 14वीं किस्त कब आएगी, तो आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक 14वीं किस्त के बारे में सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। जब भी कोई अपडेट आएगी और आप लोगों को उस वक्त बता दिया जाएगा केडीबी लैब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक मुस्लिम युवक के धर्म परिवर्तन के आवेदन पर बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 4 महीने की एक बच्ची भी है, लेकिन आरोप है कि अब वो हिंदू लड़की से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। उधर उसकी पत्नी का आरोप है कि यह धर्मांतरण फर्जी है। पत्नी का कहना है कि आमिर कट्टर मुसलमान है और शादी होने के बाद फिर से इस्लाम कबूल कर लेगा। उधर हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। धर्मांतरण के लिए आवेदन करने वाले मुस्लिम युवक आमिर की पत्नी गुलफसा का आरोप है कि आमिर का धर्म परिवर्तन फेक है। जब मुझसे बचने के लिए आमिर ने धर्म परिवर्तन का सहारा लिया है। अगर आमिर मुझे छोड़ते हैं तो फिर मेरे घर वाले आमिर के खिलाफ केस कर देते। अगर शुभांगी को छोड़ देती तो फिर वे लव जिहाद में उनको फंसा देती। गुलफसा ने बताया है कि 2014 से ही आमिर और शुभांगी का अफेयर चल रहा है। आमिर कट्टर मुसलमान है, हिंदू की दुकान से चीज़ें खाना तक पसंद नहीं करता। जहाँ उनका कहना है कि जब मैंने आमिर को शुभांगी से बात करने से मना किया तो फिर उसने मुझे भी मारा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 13 नेताओं ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर के प्रेस वार्ता में नई पार्टी के गठन का ऐलान भी किया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भारतीय अवाम पार्टी रखा है, जहां पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक रामेश्वर प्रसाद यादव को बनाया गया है। जब चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद पार्टी के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 55% बच्चे गर्मी में छुट्टी में होमवर्क मिलने से मानसिक तनाव में थे। बच्चों का कहना था कि छुट्टी में होमवर्क से छुटकारा मिले, जब पढ़ाई हो तो फिर उनकी मर्जी से। होमवर्क के बोझ से वे अपनी पसंद की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एनसीईआरटी और बीएसईबी की ओर से किए गए ऑनलाइन माध्यम में अध्ययन में ये बातें सामने आई है। अध्ययन में 7वीं से 12वीं तक के 1,56,780 विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। जब कोरोना संक्रमण के वक्त साल 2020 और 2021 में पढ़ाई ऑनलाइन होती थी, इस दौरान गर्मी छुट्टी हुई तो फिर बच्चों को होमवर्क नहीं मिला। वहीं जब 2022 और 2023 में गर्मी छुट्टी हुई तो फिर हर विषय में होमवर्क दिए गए। रिसर्च के दौरान देखा गया है कि कोरोना काल में बिना होमवर्क के बच्चों ने अपना सिलेबस बेहतर तरीके से पूरा किया है। वहीं 2022 और 2023 में 50% से अधिक बच्चे होमवर्क के कारण मानसिक तनाव में दिखे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि नई शिक्षक भर्ती नियमावली की
हो रहे विरोध के बीच सीएम नीतीश कुमार ने इसकी समीक्षा का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने आंदोलन में शामिल शिक्षकों पर एक्शन की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक ने आंदोलन में शामिल शिक्षकों की लिस्ट मांगी है। जैसे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के नाम के साथ उनके आंदोलन करते हुए फोटो और वीडियो इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक ने शिक्षकों के पटना में 11 जुलाई को हुए प्रदर्शन की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करने का फैसला किया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों से आंदोलन में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों की लिस्ट मांगी है। सहरसा डीईओ ने के पाठक के हवाले से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इसको लेकर के आदेश पत्र भेजा है और जल्द से जल्द इस पर अमल करने के लिए कहा है। इसी तरीके से अन्य जिलों के पदाधिकारी भी इस काम में जुड़ गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोसी उफान पर है। नदी का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। जब गांव उजड़ने लगे हैं, आशियाने टूट चुके हैं, नदी का जलस्तर कटाव की रफ्तार दोनों में ही डराने वाली बढ़ोतरी हो रही है। तटबंध के इलाके नदी में समाने लगे हैं। अब तक 150 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दरअसल नेपाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी बराज से 1,04,220 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका असर अब तटबंध वाले इलाकों में देखने को मिला है। कोसी का कहर सुपौल के सदर प्रखंड के बलुआ पंचायत पर बरस रहा है। यहाँ वार्ड 11-12 में ही 150 से ज्यादा घर नदी की चपेट में आ चुके हैं। जहाँ घर नदी में विलीन होने के बाद परिवार वालों का विस्थापन हो रहा है और लोग ऊंचे स्थानों पर जगह तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी बिहार में कोसी तबाही मचाने की तैयारी में है। नदी अपने पूरे शबाब पर है। एक के बाद एक आशियानों को निगलना शुरू कर दिया है। जब नतीजा नदी के आसपास कटाव जोरों पर है। कटाव वाले इलाकों में बसी आबादी के पास पलायन के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं बचा है। इस बीच केडीबी लाइव ने जब पलायन कर रहे लोगों की समस्याओं को दिखाने वाली खबर दिखाई तो फिर लोगों तक मदद पहुंचाना शुरू हुआ। जहां स्थानीय मुखिया अंबिका कुमारी ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रशासन से जल्द सरकारी सहायता मुहैया कराने की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। जब बिहार की महागठबंधन सरकार को कोसने वाले प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ भी की है। जी हां, इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के कामकाज को सराहा और कहा कि बिहार में पिछले 15 सालों में बिजली और सड़क के मामले में बेहतर काम हुआ है। जब सरकार ने पिछले कुछ सालों में 2 काम ऐसे किए हैं जो धरातल पर दिख रहे हैं। घर घर बिजली पहुंची है और शहर से गाँव तक सड़क निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ के साथ जनता की भी समस्याएं बताई है और कहा कि बिजली की सुविधा के साथ लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वह है गलत और बढ़े हुए बिल का आना। लोग बता रहे हैं कि 2,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपए तक बिल आ रहे हैं। एक बार बिजली बिल गलत आने के बाद लोग अदालतों का चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। जब सड़कों की जहां तक बात है, नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण सड़कों का हालात आज भी वही है जो लालू के जंगल राज में हुआ करती थी। जब पिछले 9-10 जिलों में जहां मैं गया वहां ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालात खराब है। जहां वहां पर लोग टूटी हुई सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। अपनी पदयात्रा के दौरान जो 3 शब्द सबसे ज्यादा सुने गए और जिससे जनता परेशान है वह है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और योजना में कमीशनबाजी। उन्होंने कहा कि अफसरशाही से हर कोई परेशान है। क्या आम आदमी, क्या खासा, क्या जनप्रतिनिधि, हर कोई कह रहा है कि बिहार को अफसर चला रहे हैं। पहले बिहार में अपराधियों का जंगल राज देखा गया, अब अफसरों का जंगल राज दिख रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की चिरापुंजी से विख्यात किशनगंज जिले में एक बार फिर से बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यह सावन की शुरुआत में ही इस बार जम करके बारिश हुई है। जब वही मौसम विभाग ने बताया है कि दशकों बाद ऐसी बारिश किशनगंज इलाके में देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले में 2017 के बाद एक दिन में 200 मिलीमीटर के पार बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा तेरागाछ में 215 मिलीमीटर, ठाकुरगंज में 205 मिलीमीटर, तैयबपुर में 180 मिलीमीटर और दिगल बैंक में 96 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं किशनगंज जिले में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। किशनगंज जिले के टेरागाछ प्रखंड में बहने वाली रेतुआ, कनकई, गौरिया नदी का जलस्तर पहले ही बारिश में बढ़ने से कई स्थानों पर सड़कों पर पानी बह रहा है या फिर सड़क कट चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक रेतुआ नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदी में आए उफान की वजह से झाला से निसंदरा जाने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आमबाड़ी गांवों के निकट टूट गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा भारत के दौरे पर हैं। यह उन्होंने बुधवार यानी कि 12 जुलाई को दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आप सबकी सियासी एकता से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। जब हमारे बीच में बातचीत की कमी होती है तो फिर गलतफहमियां पैदा होती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरी दुनिया में डायलॉग का माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि बातचीत केवल ज़बानी जमा खर्च नहीं होनी चाहिए। किसी भी डायलॉग का फ़ायदा तभी है जब वह सच्चा हो। अल इस्सा ने कहा है कि हिंदुस्तान की विजडम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पूरी दुनिया में अगर किसी से सीखा जा सकता है तो वह है भारत। दुनिया में कई ऐसे मामले हैं जो दूसरे से विरोध भी होता है और अलग अलग राय भी होते हैं, फिर भी हम सब मिलकर के रहते हैं। हमारा ईमान है, हमारी जड़ें एक ही है, हमारी बुनियाद भी एक ही है। भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने भारत में अलग अलग धर्मगुरुओं से बात की और हिंदू धर्मगुरुओं से बात की तो फिर यहाँ के लोगों ने आपसी भाईचारे और फिर एक साथ मिलकर के रहने पर जोर दिया है। ऐसी मिसाल मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी है। हमें धार्मिक टकराव के खिलाफ खड़ा होना चाहिए ताकि कट्टरवाद दोबारा से खड़ा ना हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने लोगों के किचन का बजट खराब कर दिया है, लेकिन आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार शुक्रवार से पटना सहित देश के कई शहरों में रियायती दरों में यानी कि कम कीमतों पर टमाटर की बिक्री करने जा रहा है। जब ये उस दिन बाजार की कीमत से कम 30% कम होगा। जब कुछ शहरों में टमाटर की कीमत 200 रुपये प्रति किलो से भी अधिक हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा कम दामों पर टमाटर की बिक्री से आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि टमाटर की बिक्री राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और फिर राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ की तरफ से की जाएगी। उपभोक्ता मामले के महासचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि दिल्ली एवं एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में टमाटर रियायती दरों पर बेचे जाएंगे। इनके अलावा पटना, वाराणसी, कानपुर और कोलकाता में भी रियायती टमाटर उपलब्ध होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे के चर्चे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होते हैं। जब कई बार तो उनके कपड़े को लेकर के ऐसे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि इसके लिए RTI फाइल की जाती है। प्रधानमंत्री के कपड़े पर कौन पैसा खर्च करता है, इस पर कई तरह के विवाद हैं, लेकिन PMO ऑफिस के द्वारा जारी जानकारी में भारत के PM अपने कपड़ों पर खुद पैसे खर्च करते हैं। जैसा देश वैसा भेष का मंत्र सिद्ध कर चुके मोदी जी का नया लुक हमेशा ही वायरल होता है। प्रधानमंत्री कुर्ते पाजामे से लेकर के शर्ट पैंट, टी-शर्ट, कोट पैंट, धोती कुर्ता हर तरह का पहनावा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके कपड़े कहाँ से आते हैं? आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े कहां से आते हैं। तो मीडिया में आई एक रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी को चश्मे पहनने का बहुत शौक है, लेकिन उनके ये चश्मे देसी नहीं बल्कि विदेशी होते हैं। जब बुल्गारी या फिर मैबैक ब्रांड का चश्मा उनका फेवरेट है। कीमत की बात करें तो उनके पास जो मैबैक ब्रांड का सनग्लासेस हैं उनकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस तरीके की कई ब्रांडेड चश्मों में उन्हें कई बार देखा जा चुका है। जी हाँ, भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब पर रखा पेन भी कोई आम पेन नहीं होता है, जहाँ उसकी कीमत भी लाखों रुपए की बताई जा रही है। उन्हें फाउंटेन पेन जमा करने का शौक है। इस वजह से उनके कई परिचित उन्हें कई बार तोहफे में ये कीमती पेन भी गिफ्ट करते हैं। जब मॉन्ट ब्लैक कंपनी का जो पेन PM मोदी इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमत 1,30,000 रुपए है। जी हाँ, एक कलम की कीमत 1,30,000 रुपए है। देश के प्रधानमंत्री की पहनावा आम नहीं होता। जब उनके कोट पैंट काफी चर्चा में रहते हैं। जब PM का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ सूट भी काफ़ी चर्चा में आया था, जिसके बाद इसे 4 करोड़ 31 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। इन पैसों का इस्तेमाल स्वच्छ भारत योजना के लिए किया गया। जब वैसे आपको बता दें कि इस सूट का कपड़ा जाने माने ब्रांडेड हॉलैंड एंड शेरी ऑफ शेवली रोल का बताया गया है, जिसकी कीमत 1000 से 1500 पाउंड प्रति मीटर है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े अहमदाबाद की टेक्सटाइल कंपनी JW से आते हैं। जहाँ ये उनके लिए ज़्यादातर उनकी पसंद के कुर्ते पाजामे बनाते हैं। कपड़ों के हिसाब से कीमत अलग अलग होती है। ऑनलाइन अगर इस वेबसाइट पर आप जाते हैं तो फिर यहाँ आपको मोदी कुर्ता एंड जैकेट के नाम से अलग एक कैटेगरी मिलती है, जहाँ जिसमें कई हज़ारों रुपए के कुर्ते पाजामे जैकेट हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। साइबर पुलिस ने बिहार में चल रहे ऐसे फर्जी लोन ऐप को बंद करने जा रही है जो लोन के माध्यम से लोगों को फंसाने का काम करता है। जहां इसके लिए बिहार में पुलिस ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र भेजा है, जिसमें 100 फर्जी लोन ऐप का नाम शामिल है जो बिहार में लोगों को लोन देकर के फंसाता है। इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है। उन्होंने बताया है कि साइबर अपराधियों द्वारा फ्रॉड के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। साइबर अपराधी अब नए एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार पुलिस मुख्यालय के साइबर सेल के द्वारा ऐसे लगभग 1000 एप्लीकेशन को चिन्हित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई ने किचन से खाने पीने की चीजें धीरे धीरे गायब कर दी है। टमाटर हो या फिर मसाले, सबके दाम जेब को खाली कर दे रही है। जब पहले सब्जियों से टमाटर गायब हो गया तो अब मसालों का राजा कहलाने वाले जीरे के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जहां जीरे के साथ साथ हल्दी, काली मिर्च और मिर्च की कीमतों में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। लहसुन भी इस मामले में पीछे नहीं है। किराना कारोबारी की माने तो सबसे अधिक तेजी जीरे की कीमत में है। पिछले एक माह में जीरा के दाम 300 रुपये बढ़कर के 800 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। यानी कि एक माह में जीरे की कीमत में 60% की उछाल आई है। लहसुन की कीमत में एक माह में 60 रुपये प्रति किलो तक की तेजी आ चुकी है। अब लहसुन 140 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। काली मिर्च और फिर मिर्च में 50 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हो चुका है, जबकि हल्दी में 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त काली मिर्च 700 रुपये, हल्दी 140 रुपये और मिर्च 300 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले एक माह में अरहल दाल 30 रुपये प्रति किलो से बढ़कर के 150 रुपये प्रति किलो हो गया है। हालांकि उड़द, मूंग, चना, उड़द और फिर मसूर के दाल में कीमतों में पिछले 3 माह में स्थिर है। राहत की बात यह है कि खाद, सोयाबीन, रिफाइन और फिर सरसों तेल के दाम न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं। एक माह पहले रिफाइन के दाम में 125 से 140 रुपये किलो प्रति लीटर थे, जो अब 120 से 135 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। जब वहीं सरसों के तेल 125 रुपये से घट करके 120 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जब पिछले एक सप्ताह में चावल की कीमत में 10% तक का इजाफा हो चुका है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि खुला आटा की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इस वक्त किराना बाजार में खुला आटा 32 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि जब हम उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो 2017 में तभी चार्जशीट था, वापस से 2022 में लिए गए तब भी था। उस समय क्यों नहीं इस्तीफे की मांग की गई या शपथ लेने से मना कर दिया गया? आज ये लोग हंगामा कर रहे हैं। ये बातें मैं नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने खुद से इस्तीफे की मांग को लेकर के कहा है। वहीं भाजपा के हंगामे को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि सदन में हम लोग बैठ रहे हैं, समय से हम लोग आ जाते हैं ताकि जनता के सवालों का सही ढंग से जवाब मिल सके, सकारात्मक पहल हो, काम हो, बिहार की तरक्की हो। तो फिर विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, लगता ही नहीं है कि वे लोग विधायक हैं। विधायक का जो आचरण होना चाहिए वे विपक्ष के नेताओं में तो एकदम बिल्कुल नहीं लगता, दिखता ही नहीं है। वहीं पर खुद के इस्तीफे की मांग को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे पर तो चार्जशीट 2017 में ही हुआ था, 2017 से 2023 हो गया, 6 साल हो गया, क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। लेकिन मेरे पर जब 2017 में चार्जशीट था तो फिर हम पापा से उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे, तो फिर क्यों नहीं मना किया गया था? उस समय भी मेरे ऊपर चार्जशीट था। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बार बार संशोधन करके अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई वर्तमान सर्वमान्य नेता। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में सक्षम नहीं है। देश भर में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति लागू की है, लेकिन अब उनका बिहार में चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता उन्हें अच्छी तरीके से समझती है। महागठबंधन का कोई भी भविष्य नहीं है। एक साथ बैठक करके फोटो खिंचवाने वाला ये गठबंधन है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने बगल में बैठा दिया है। मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मछली का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जब मछुआरों के साथ साथ अब आम लोगों का भी व्यावसायिक साधन बनता जा रहा है। इन सब के बावजूद हैरानी की बात यह है कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर नहीं हो सका। अभी भी 2 लाख टन मछली दूसरे प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बंगाल से आती है। इस तरह 4000 करोड़ रुपए बिहार वासी दूसरे प्रदेश को हर साल दे रहे हैं। जब बिहार में 2 करोड़ निबंधित मछुआरा है, इनमें 40 लाख सक्रिय हैं। यहाँ 5 लाख
हेक्टेयर में जल स्रोत का प्रमुख साधन है, 1.25 लाख तालाब है। इसके बावजूद भी बिहार के लोग मछली के लिए आंध्र प्रदेश समेत दूसरे राज्यों पर निर्भर है। मछली उत्पादक उपेंद्र सहनी का कहना है कि बिहार में 4-6 महीने प्रचुर पानी, नदी और फिर लो लैंड की बहुयात होने के बावजूद भी मछली उत्पादन में पिछड़ने के लिए एक तो भूमाफियाओं का आतंक है, दूसरा मछुआरों को सब्सिडी और फिर अनुदान का लाभ नहीं मिल पाता है। नतीजतन आंध्र प्रदेश और बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर महंगा, अदरक महंगा, गोभी महंगी, ऊपर से अब हरी मिर्च भी महंगी। या सब्जी मंडी में पहुंचते ही हर जुमा पर एक बात होती है, क्या खरीदे? सब्जी की कीमतों में तो आग लगी हुई है, ये सवाल होता है। जब फिर 1 किलो की जगह आधा किलो लेने वाले 1 पाव खरीद करके घर लौट रहे हैं। लेकिन खरीदार खास करके बड़े शहरों में लोग कभी ये नहीं सोचते कि सब्जियां आखिर इस मौसम में इतनी महंगी क्यों हो जाती हैं। दरअसल अभी जो सब्जियां महंगी है वह सीधे खेत से मंडी तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि बरसात के मौसम में बेहद कम सब्जियां ही उगती है। खास करके टमाटर, गोभी, हरी मिर्च जैसे सब्जियां जुलाई महीने में खेतों में नजर नहीं आती है। फिर आपका सवाल होगा कि मंडी में ये कहां से आती है, ये सवाल होता है। तो इसका जवाब यह है कि हर साल बरसात के मौसम के लिए सब्जियां कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है और अधिकतर इलाकों में इन्हीं खपत के हिसाब से धीरे धीरे मंडी तक पहुंचाया जाता है। ये सब्जियों में जब खेत में लगी होती है तो फिर बाजार में भी आसानी से मिल जाती है, जब वो भी सामान्य भाव पर। उसी दौरान इन सब्जियों की बड़ी खेप को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में महीनों तक सब्जियां ताजी रहती है। खास करके गोभी, प्याज, टमाटर और आलू के लिए पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज मौजूद है। हालांकि अधिकतर किसान प्याज और आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मौसमी सब्जियां भी बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है। टमाटर को अधिकतम 1.5 से 2 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विधानमंडल मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और कल महागठबंधन की तरफ से देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के पैदल मार्च निकाला गया। वहीं भाजपा एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। दरअसल भाजपा की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिसके बाद तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के राजद विधायक ने कहा है कि सिर्फ आग लगाना बीजेपी के फितरत में रही है, इसलिए जनता की समस्या से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए बेकार की बातों को लेकर के विधानसभा को बाधित कर रहे हैं। किस चीज़ का इस्तीफा? जो तरीफार था वो इस्तीफा दिया। यहाँ तो रोज चार्जशीट हो रही है, तो फिर इसमें इस्तीफे देने की बात कहाँ से आ गई? जबकि देश में तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर के बिहार महागठबंधन के तमाम विधायक और एमएलसी गेट नंबर 10 से लेकर के विधानसभा तक पैदल मार्च कर रहे हैं। इसको लेकर के राजद विधायक का कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, इस पर काबू पाने की कोशिश की जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसको लेकर के हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। आरजेडी ने जाति जनगणना कराने समेत अन्य मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भाकपा माले के विधायकों ने आदिवासियों, आशा कार्यकर्ताओं समेत अन्य वर्ग की मांग को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षकों के बीच एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। के पाठक ने धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद शिक्षक के पाठक के खिलाफ मानवाधिकार पहुंच गए हैं। जहां बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीते 11 जुलाई से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर के पटना में आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आंदोलनकारी शिक्षकों की पहचान करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। के पाठक ने 13 जुलाई को विद्यालयों में 100% उपस्थिति को लेकर भी पत्र लिखा है। टीईटी शिक्षक संघ शिक्षा विभाग की कार्रवाइयों को असंवैधानिक बताते हुए उसके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहुंच गया है। संघ ने मानवाधिकार आयोग से के पाठक और जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों के पत्रों को निरस्त कराने की मांग की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाली महिलाएं घर बैठे कई तरह के बिजनेस शुरू कर सकती है। साथ ही साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार करके अच्छी कमाई कर सकती है। एक बार बिजनेस को नाम मिल गया तो फिर बड़े स्तर पर भी इसे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि अगर बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और फिर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये लोन करीब 5 लाख की अवधि के लिए मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर घर बैठे कोई महिला कौन से बिजनेस कर सकते हैं, कैसा बिजनेस होगा? तो बात करते हैं कि आम का अचार बनाने का बिजनेस। जी हाँ, अगर आप एक गृहिणी हैं और आपको आम का अचार बनाना आता है तो फिर आप घर बैठे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से बेच सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है देसी घी बनाने
बनाने का बिजनेस। जब बिहार की महिलाएं घर बैठे देसी घी बनाने का बिजनेस शुरू कर सकती है और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसे बेच सकती है। देश भर में देसी घी की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है। उसके बाद बात करते हैं केक बनाने का बिजनेस। जब बिहार में महिलाएं अपने पड़ोस में केक बनाना शुरू करती है और धीरे धीरे शहर के अन्य हिस्सों में अपना बिजनेस फैला सकती है। उसके बाद बात करते हैं ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। जब महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर खोलना भी एक अच्छा विचार है, हालांकि इसके लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। वह प्रशिक्षण होने के बाद ही घर से या फिर किराए पर जगह लेकर के अपना इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कटिहार, अररिया, समस्तीपुर और बेतिया में ठनका से 4 लोगों की जान गई है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। खबर के अनुसार कटिहार और अररिया में ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान गई है। वहीं समस्तीपुर और फिर बेतिया में भी एक व्यक्ति की जान गई है, जबकि मंगलवार को पूर्वी चंपारण में 2, जबकि कटिहार और कैमूर में एक व्यक्ति की ठनका गिरने से जान गई है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से 4 लोगों की जान जाने पर अपनी गहरी शोक संवेदना जताई है। साथ ही साथ अधिकारियों को मृतक के परिवार वालों को अविलंब 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने बिहार के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल और अररिया जिले में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आसमानी बिजली गिरने की भी आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद ने बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को बुधवार को ध्वनि मत से पारित किया है। जहां भोजन अवकाश के बाद बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि उसके माध्यम से बिहार माल सेवा कर अधिनियम में 2022 संशोधन के प्रस्ताव है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से किए जा रहे संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जीएसटी न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। चौधरी ने कहा है कि जीएसटी प्रणाली लागू होने से 6 साल बीत जाने के बाद भी जीएसटी न्यायाधिकरण का गठन नहीं हो सका है, जिसके कारण करदाताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।